हेलो गाइज। आप जब पी ब्लॉक पढ़ते हो तब पी ब्लॉक पढ़ते टाइम गाइज आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ हैलोजन पूछा जाता है। अभी ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, अब ये जो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनमें ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर क्या होता है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। बॉन्ड एंथैल्पी, कभी कभी कोई बॉन्ड एंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं कोई लोग, इसे और दूसरा नाम है बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड एंथैल्पी। अभी अगर आप लोग थर्मोडायनामिक पढ़ते होंगे तो थर्मोडायनामिक में आपको पता है कि एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट, एनर्जी। ओके, तो उसी से थर्मोडायनामिक से वर्ड आया ये एंथैल्पी। अभी हम लोग देखते हैं कि होता क्या है बॉन्ड एंथैल्पी। गाइज मान लो आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, या तो फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, या तो फिर H बॉन्ड Br है। मान लो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूल के दो प्रकार होते हैं। अगर मान लो अगर ये मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल और एटम में क्या फर्क है, हमारा H2 ये हो गया मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ये हो गया एटम, ये मॉलिक्यूल और एटम में फर्क है। अभी मान लो मेरे पास एक दूसरा कोई मॉलिक्यूल है H बॉन्ड O बॉन्ड H, मतलब वाटर। अभी गाइस ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में फर्क क्या है, अगर आप देखोगे तो ये तीनों मॉलिक्यूल में दो ही एटम है। जैसे आप हाइड्रोजन गैस में देखोगे दो एटम है, क्लोरीन गैस में दो एटम है, HBr में भी दो एटम है। अगर आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखोगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में भी दो एटम है। तो इस सारे मॉलिक्यूल में दो दो एटम है, इसलिए हम लोग इन सारे मॉलिक्यूल को बोलते हैं डायटोमिक, ठीक है। बट अगर आपके मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा एटम होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक जैसे वाटर है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें तीन एटम है, एटोमिसिटी उसका 3 है। एनीवे, अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। गाइज अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है जैसे हाइड्रोजन, और उस मॉलिक्यूल में अगर आपको उस मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है, जैसे ये मॉलिक्यूल है और इसको हमको एटम में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको दो एटम के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो जाहिर सी बात है आपको बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ये पेन है। अगर मुझे इस पेन को ब्रेक करना है तो मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो इस पेन को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो इस पेन को तोड़ने के लिए अगर मुझे मान लो 10 जूल एनर्जी लग रहा है, उसी तरह इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। तो मैं रिएक्शन इस तरह से लिखूंगा H बॉन्ड H, और इसको तोड़ने के लिए हमको बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी लेना पड़ा, तब जाके ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में। मैं ट्वाइस हाइड्रोजन लिख देता हूं। सो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितना भी एनर्जी लगता है, या तो फिर आप लोग एनर्जी ना बोलते हुए हीट भी बोल सकते हो। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या तो फिर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को ही, उस हीट को ही, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम लोग बोलते हैं इस बॉन्ड एनर्जी या तो फिर बॉन्ड एंथैल्पी। एकदम सीधी सी बात है। तो अगर मान लो गाइस मुझे कोई एक मॉलिक्यूल है A बॉन्ड B, इसको तोड़ना है और इसको तोड़ के मैंने A और B में कन्वर्ट कर दिया और मुझे अमाउंट ऑफ हीट लगा मान लो 10 जूल, तो मैं बोल दूंगा कि भाई इस बॉन्ड की एनर्जी जो है वो 10 जूल है। इसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। उसके अलावा दूसरी बात देखो गाइस क्या है, किसी बॉन्ड को अगर तोड़ने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी लग रही है तो उसी बॉन्ड को जोड़ने के लिए, उसी बॉन्ड को वापस तैयार करने के लिए भी आपको 10 जूल ही एनर्जी लगेंगी। मतलब अगर मैंने A बॉन्ड B को, A और B का जो बीच जो बॉन्ड है उसको अगर मैंने तोड़ दिया और मुझे अगर 10 जूल एनर्जी लग रहा है तो वापस वो बॉन्ड बनने के लिए भी मुझे 10 जूल ही एनर्जी लगेगा। मतलब वापस जब A B के साथ कंबाइन होकर AB बनाएगा तो उसको 10 जूल ही एनर्जी लगेंगी। आई बात समझ में गाइस। सो ये होता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। अब उसमें आप अगर बेसिकली थोड़ा बहुत अगर आपको थर्मोडायनामिक का नॉलेज होगा तो उसमें भी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक ये प्रकार होते हैं। कितना एनर्जी आया, कितना एनर्जी गया, इसको हम लोग डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू पॉजिटिव रहा और या तो फिर निगेटिव रहा, इसके ऊपर से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। भाई फिलहाल हमको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपल डेफिनेशन के तौर पर बोल देंगे कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितना कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या तो फिर बॉन्ड एंथैल्पी। अभी फिलहाल मैं सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं इसका।
सो ये डेफिनेशन आ जाएगा अमाउंट ऑफ, ये डेफिनेशन आ जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम, किसके? ऑफ मॉलिक्यूल के। अब वो या तो फिर डायटोमिक हो सकता है या तो फिर पॉलीएटोमिक हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर गाइस? ओके, चलो फिर ये बॉन्ड एनर्जी तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अभी बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, वो देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर हैलोजन अगर आप देखोगे, हैलोजन तो हमारे पास 4 हैलोजन है। जैसे एक है हमारे पास फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हमारे पास ब्रोमीन और चौथा है हमारे पास आयोडीन। ठीक है ना, ये 4 हैलोजन हमारे पास है। अभी गाइस हम लोग बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में ये बात हम लोग सीख लिए थे कि किसी भी बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो किसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, किसके लिए कम एनर्जी लगेगी, ये हम लोग बॉन्ड लेंथ के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी बॉन्ड का अगर लेंथ छोटा होता है तो उसे तोड़ने में ज़्यादा तकलीफ होती है, तो तोड़ने में ज़्यादा तकलीफ होती है इसलिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मान लो अगर इस पेन को मुझे तोड़ना है, इस पेन को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर एनर्जी लगेगी। बट वही अगर मैं इस कैप को तोड़ने की बात करता हूँ तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर छोटी चीज़ को हमें ब्रेक करना है तो ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। वही अगर बड़ी चीज़ होंगी लेंथ से तो उसे तोड़ने में हमें आसानी जाती है। तो इसके ऊपर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा है। क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे छोटा लेंथ होगा इसका, उससे थोड़ा बड़ा इसका, उससे बड़ा इसका और उससे सबसे बड़ा इसका। मतलब हैलोजन में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? आयोडीन का। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हम लोग लिख देंगे बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा, फिर क्लोरीन का उससे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे भी ज्यादा और आयोडीन का उससे भी ज्यादा। ये होगी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। अभी बॉन्ड लेंथ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर अगर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ये है तो सबसे लंबा बॉन्ड इसका है, बड़ा बॉन्ड इसका है, तो सर इसे तोड़ने में तो बड़ी आसानी जाएंगी। बट अगर फ्लोरीन की हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन का बॉन्ड तो बहुत छोटा है, तो इसे तोड़ने में हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। ज़्यादा अगर एनर्जी लगेंगी तो क्या कहने से इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो अगर बॉन्ड लेंथ का सोचे तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होना चाहिए? बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए क्लोरीन से, उसका ज्यादा होना चाहिए ब्रोमीन से और इसका ज्यादा होना चाहिए आयोडीन से। ये ऐसा हमें लगता है, बट गाइस एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्चुअल में ये देखा गया कि एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है, बट एक्चुअल बॉन्ड लेंथ ऑर्डर एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इज सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन का होता है, उसके बाद में ब्रोमीन का होता है, उसके बाद में नंबर लगता है फ्लोरीन का और उसके बाद में नंबर लगता है आयोडीन का। अभी ये रियलिटी एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे। अभी फिर आप सवाल पूछोगे कि सर एक्चुअली ये तो हमें डाइजेस्ट हो नहीं रहा, क्योंकि फ्लोरीन कॉर्नर पे होता है, इस कॉर्नर पे। सर अगर आपने ये ऑर्डर लिखी रहती थोड़ा उल्टा तो हम लोग थोड़ा बहुत भरोसा रख देते, बट अभी आपने फ्लोरीन को बीच में डाल दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं। या तो फ्लोरीन सामने रहेगा या तो चलो फ्लोरीन पीछे रहेगा, बट आपने तो फ्लोरीन बीच में डाल दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन है गाइस? तो इसके पीछे जो रीजन है वो हम लोग देखते हैं अभी क्या है। तो ऐसा क्यों हुआ ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय डोनर एक्सेप्टर थ्योरी कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल ये तो रियलिटी है, ये आपको याद रखना है कि हैलोजन के केस में जो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोई बोलता है या तो फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर बोलता है, वो ये होता है। नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय डोनर एक्सेप्टर थ्योरी।
अभी डोनर एक्सेप्टर थ्योरी देखो क्या बोलती है। डोनर एक्सेप्टर थ्योरी बोलते हैं कि सबसे पहले आप क्लोरीन गैस की ठीक से स्टडी करो। ठीक है, क्लोरीन गैस ले लिया, क्लोरीन होता है Cl बॉन्ड Cl। चलो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आता है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर आप इसको देखोगे गाइस 1s से लेके 2p6 तक, तो ये तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, नियॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। चलो मैं इसको हटा के नियॉन लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारा क्लोरीन का। अगर आप देखोगे लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो है 3s2, 3p5। अभी हम सबको पता है क्लोरीन शेयरिंग कैसे करता है, तो हम लोग क्या कर देते, एक क्लोरीन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 4, 5। ये हो गया गाइस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अगर गाइस आपको ये बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपको लेसन ठीक से आता है, तो आपको ये बात बिल्कुल पता होंगी कि थर्ड शेल में कितने सब शेल बैठ सकते हैं। तो देखो फर्स्ट शेल में ऐसे ही सब शेल होता है, सेकंड शेल में एस भी होता है और पी भी होता है, बट थर्ड शेल में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। तो फिलहाल डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है क्लोरीन के केस में, बट वो खाली पड़ा तो है। थर्ड शेल में डी सब शेल तो होगा, जिसे हम लोग वैकेंट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो ये हो गया वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली पड़ा है। चलो ठीक है, रहने दो खाली। अभी गाइस हम लोग ना, हमें पता है क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो हम लोग दूसरा क्लोरीन भी निकाल देते। तो हम लोग ये साइड में निकाल देंगे दूसरा क्लोरीन, ये साइड इस तरह से, ये वाला क्लोरीन इस तरह से लिखा तो दूसरा वाला क्लोरीन इस तरह से लिखते हैं। तो चलो ये आ गया 3s2, उसके बाद में आ गया 3p वाला, और उसके बाद में आ गया डी वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, 3s2 भर दिए, उसके बाद में 3p5, 1 2 3 4 5, और डी तो वैकेंट पड़ा है, ये दूसरे वाले सीएल का। हम लोगों ने आसान जाने के लिए जानबूझ के उस सीएल को उल्टा लिखा। अभी ये बात भी हमको सबके पता है कि सीएल एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। वो शेयर क्या होता है, कभी भी अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो शेयरिंग के लिए कंडीशन क्या है, जो भी दो एटम शेयरिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है वो दोनों के दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। तो भाई ये क्लोरीन में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है ऑर्बिटल, और ये वाले क्लोरीन में ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो दोनों एक में के ऊपर ओवरलैप होके बॉन्ड बना देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, Cl बॉन्ड Cl। ये बन गया क्लोरीन। चलो सर ये बात तो पता है हमको। अभी हम लोगों ने क्या किया, थियोरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट की कि जब भी क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो मान लो उस बॉन्ड की जो एनर्जी होगी, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा, मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो 20 जूल है। हम लोग गाइस बस एग्जांपल ले रहे हैं, ये वैल्यू ज्यादा मन पे मत लो, इट जस्ट अ वैल्यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके चलो ठीक है। तो हम लोगों ने पेपर वर्क पे, हमें थर्मोडायनामिक का थोड़ा बहुत नॉलेज है, एंथैल्पी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हम लोगों ने उस नॉलेज के बेसिस पे थियोरेटिकली जब भी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनने के बाद उसको तोड़ने के लिए हमको कितना एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी हम लोगों ने थियोरेटिकली निकाला, वो था 20 जूल। ठीक है, तो हम क्लोरीन को लेके गए लैब में, तो चलो भाई हम लोग आज क्लोरीन को एटम को तोड़ते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो हमें थियोरेटिकली वैल्यू पता है कि क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 20 जूल। जब मैं 20 जूल एनर्जी दूंगा क्लोरीन को, तब जाके क्लोरीन अलग होगा, तब जाके वो बॉन्ड टूटेगा, ऐसा हमारा मानना है थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे। बट जब हम लोग लैब में लेके गए क्लोरीन को, तो हम लोगों ने 20 जूल एनर्जी तो दे दी, बट 20 जूल एनर्जी देने के बावजूद क्लोरीन एटम टूटा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा यार, ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, इसको तो 20 जूल एनर्जी हम लोगों ने दे दी, फिर भी ये नहीं टूट रहा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो मेरा कोई एक फ्रेंड है, उसके अकाउंट में 10,000 है। ओके, अभी उसके अकाउंट में 10,000 है, तो उसको कोई एक चीज लेना है, मान लो मोबाइल फोन लेना है उसको। अभी वो ऑनलाइन मोबाइल फोन ऑर्डर कर रहा है, बट ऑनलाइन मोबाइल फोन की जो प्राइस है वो 10,000 से ज्यादा है, मान लो 11-12 कुछ तो भी है। अभी उस फ्रेंड को पता है कि उसके अकाउंट में तो खाली 10,000 है, तो वो बस यूं ही मोबाइल पे चेक करते हुए किसी ऑनलाइन फोन को ऑर्डर कर देता है, जो कि फोन 11-12 का है। और जब वो बाय ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है, तो वो मोबाइल
मतलब आ जाता है उसके पास, मतलब उसने ले लिया वो मोबाइल, सेल हो जाता है वो मोबाइल। तो दोस्त परेशान हो जाते कि यार मेरे अकाउंट में तो 10,000 थे, तो ये मोबाइल सेल कैसे क्या हो गया, कंपनी ने इसको सेल कैसे क्या कर दिया, इसका मतलब मेरे अकाउंट में 10,000 नहीं 10,000 से ज़्यादा अमाउंट होंगे। आपको बात समझ में आ रही है ना। तो उसी तरह अगर गाइज हम लोग क्लोरीन को लैब में लेके गए, एक्सपेरिमेंट अगर उसके ऊपर कर रहे, रियलिटी में हम लोग अगर उसको बॉन्ड तोड़ रहे, वो बॉन्ड तोड़ रहे, तो 20 जूल एनर्जी देने के बाद तो वो बॉन्ड नहीं टूट रहा। इसका मतलब तो ये होगा कि उस बॉन्ड की, मतलब क्लोरीन ने जो दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड की एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। बट सवाल ये है कि ज़्यादा क्यों है, हम लोगों ने तो थ्योरेटिकली 20 जूल ही निकाली। तो गाइज डोनर एक्सेप्टर थ्योरी हमें ये बताती है कि क्लोरीन ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल, मतलब नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, उसके बावजूद कुछ और चीजें हो रही होंगी। जैसे फ्रेंड के अकाउंट में 10,000 थे, उसके बावजूद उसने मोबाइल खरीद लिया, इसका मतलब डेफिनेटली फ्रेंड के अकाउंट में 10,000 से ज्यादा होंगे। तो अगर ये बॉन्ड कि हम लोगों ने थियोरेटिकली वैल्यू निकाली 20 जूल, बट इसके बावजूद 20 जूल देने के बाद ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, इसका मतलब क्लोरीन ने कुछ और बॉन्ड बनाए होंगे, मे बी वॉन्डरवॉल फोर्सेस व्हाटएवर, ठीक है ना। तो डोनर एक्सेप्टर थ्योरी बोलती है कि मे बी ऐसा होता होगा कि ये जो क्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये वाला क्लोरीन का ऑर्बिटल इस वाले क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके कुछ बॉन्ड बनाता होगा, क्योंकि ये तो वैकेंट है। हमें पता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक बार हम लोग ट्रांसफर करते हैं और वही ट्रांसफर किया हुआ इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर करने के लिए बोलते हैं। तो मे बी ये ऑर्बिटल ने इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया होगा। मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं। साथ ही में जिस तरह से इसने इसको वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया, उसी तरह ऊपर वाला क्लोरीन ने भी नीचे वाले क्लोरीन के वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया होगा। इस तरह से क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए होंगे। अब अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो हमें पता है बॉन्ड की अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो उसका बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है। क्यों? अगर मुझे एक पेन को तोड़ना है तो एनर्जी कम लगेगी, बट अगर मुझे 2-3 पेन को एक साथ तोड़ना है तो मुझे ज्यादा ताकत लगेगी ना। और एक्सपेरिमेंट तो हमें ये बताया था कि क्लोरीन को तोड़ने के लिए 20 जूल पे वो टूट नहीं रहा, इसका मतलब क्लोरीन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों ज्यादा एनर्जी लगेगी? अकॉर्डिंग टू द डोनर एक्सेप्टर थ्योरी ये भी 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बने होंगे। तो अभी हमें कंफर्म पता चल गया, हाँ भाई अगर ये 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहे होंगे तो डेफिनेटली क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। और हम लोग क्लोरीन को बस दिखाने के लिए इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है गाइस। इसलिए क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी 20 जूल से ज्यादा है। अब चलो 20 जूल तो हम लोग समझने के लिए लेते हैं। अब गाइस यही चीज ब्रोमीन में हो रही होंगी, क्योंकि ब्रोमीन में अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रोमीन में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल के देखिए। उसी तरह आयोडीन में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो सेम चीजें ब्रोमीन में भी हो रही होंगी और सेम चीजें आयोडीन में भी हो रही होंगी। तो आप बोलोगे सर सेम चीज फ्लोरीन में भी होने को चाहिए, तो नहीं। अगर आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2s2 1s2 2s2 2p5। तो गाइज अगर आप फ्लोरीन में देखोगे तो फ्लोरीन में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सेकंड शेल में खाली s और p ही सबशेल होता है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल तो अवेलेबल ही नहीं। जब फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है तो फ्लोरीन बस ये वाला ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो फ्लोरीन ये डोनर एक्सेप्टर थ्योरी के वजह से जो बॉन्ड बने हुए हैं वो बॉन्ड तो फ्लोरीन बना नहीं सकता, इसलिए फ्लोरीन में कितना बॉन्ड होगा? सिंगल। इसी की वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन से कम होता है। तो आप बोलोगे सर फिर आयोडीन से भी कम होना चाहिए ना। तो अभी एक्चुअली क्या होता है, साइज का अगर आप देखोगे, बॉन्ड लेंथ का अगर आप देखोगे तो क्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटा है। अगर ब्रोमीन के बारे में सोचोगे तो ब्रोमीन का थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और अगर आयोडीन के बारे में देखोगे तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगा। तो गाइस देखो, फिलहाल 3-3 बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा है मान लिया, बट जैसा जैसा बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है वैसा वैसा आपका बॉन्ड एनर्जी भी कम हो रहा है ना। तो ये देखा गया कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है क्लोरीन का, उसके बाद में होता है ब्रोमीन का। बट आयोडीन का बॉन्ड तो 3 बॉन्ड तो है, बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होगा, बट बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गया ना, उसके वजह से आयोडीन का बॉन्ड एनर्जी कम हुआ होगा, और वो इतना कम हुआ कि फ्लोरीन का थोड़ा उससे ज्यादा आया बॉन्ड एनर्जी। इसलिए आयोडीन के पहले फ्लोरीन का नंबर लगता है, उसके बाद में आयोडीन का नंबर लगता है, और ये होता है गाइस बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। तो
तो ये बात आपको पता चाहिए। अगर आप पी ब्लॉक पढ़ते हो तो पी ब्लॉक में ये ज़रूर आपको चीज़ पूछी जाएंगी कि हेलोजन का बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बताइए। कोई कोई उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी करके भी बोलता है, वो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। तो आपको फ्लोरीन को या तो फिर क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज नथिंग बट अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू लर्न नहीं करना, वैल्यू की कुछ जरूरत नहीं, हमें बस ऑर्डर जानना चाहिए, ऑर्डर पता चाहिए। और ये करेक्ट ऑर्डर होता है गाइस, बॉन्ड एंथैल्पी या तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजन। सो आई होप कि गाइस आपको ये बॉन्ड एंथैल्पी वाला कंसेप्ट समझ गया होगा हैलोजन के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।